जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का भाग 1 और भाग 2। भाग आपको मालूम है जैसे कि जो भाग 1 है ये भारत के राज्य क्षेत्र क्या मतलब कि राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है और जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा भाग 1। तो देखिए जो भाग 1 है ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताता है और इसके तहत 1 से लेकर के 4 अनुच्छेदों का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर हम एक अनुच्छेद 1 की बात करें तो आपको मालूम है कि इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है। और बताता है कि इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा, मतलब कि मतलब हमारे देश का नाम भारत होगा या इंडिया, और मतलब और कोई नाम, मतलब हिंदुस्तान बोले और कोई भी नाम बोले, ये संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में सिर्फ दो नाम को लेकर, एक इंडिया और भारत, दो शब्द ही भारत के नाम के लिए उल्लेखित किया गया है। और आगे बोलता है कि ये राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब है कि जो भारत है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो इंडिया है वो राज्यों से मिल करके बना होगा। और संघ का मतलब होता है कि इन्हें ना अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, समझिए ये प्रावधान नहीं है। उसके बाद जो इसका सब क्लॉज 3 है, ये राज्य और उसके क्षेत्र निर्दिष्ट के बारे में बताता है। और अगला जो बोलता है ये भारत का राज्य क्षेत्र, जैसे भारत में कौन कौन से, भारत में कौन कौन सा राज्य क्षेत्र होगा, तो बताता है कि राज्यों का क्षेत्र होगा। जैसे भारत है तो उसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र होगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होगा, कर्नाटक का क्षेत्र होगा। उसके बाद है प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश। अब प्रथम अनुसूची आपको मालूम है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, तो वो होंगे। और अन्य क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जाएगा, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो भारत अधिग्रहण कर लेगा, जैसे कि हमने पहले जैसे सिक्किम भारत में नहीं था तो हमने सिक्किम को अधिग्रहण किया तो वो भारत का अंग बन गया, हमने गोवा को अधिग्रहण किया तो वो भारत का अधिग्रहण क्षेत्र बन गया, मतलब कि जो अधिग्रहण कर लेगा भारत वो भी भारत का क्षेत्र हो जाएगा। अब हम इसी भाग एक के अनुच्छेद 2 की बात करें तो ये क्या है, ये नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है। जैसे कि आप चाहे तो कुछ ही तोड़ करके आप दूसरा, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश से तोड़ करके हमने छत्तीसगढ़ अलग बना दिया, आंध्र प्रदेश से तोड़ करके तेलंगाना बना दिया, उत्तर प्रदेश से तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया, तो इन राज्यों का प्रावधान जो है ये आपका अनुच्छेद 2 करता है। और ये कहता है कि संसद कानून द्वारा संघ में प्रवेश कर सकता है या नए राज्य की स्थापना कर सकता है। मतलब कि अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कोई नया राज्य बनाना है तो ये बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ मतलब संसद को है, केंद्र सरकार को, उसके अलावा और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, उसके बाद आता है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की क्षेत्र सीमाओं नाम परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि कोई अगर नाम बदलना चाहे तो ये वाली व्यवस्था, क्षेत्र बदलना चाहे तो ये अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है। उसके बाद अगर अनुच्छेद 3 देखें तो ये आपका हो गया, किसी भी राज्य के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तित करता है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है, तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 23 के तहत करता है। उसके बाद बोलता है अन्य प्रावधानों में कि राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना कोई भी विधेयक संसद के सदन में प्रस्तुत, मतलब कि आपको अगर किसी भी राज्य का क्षेत्र बदलना है, नाम बदलना है, सीमा बदलना है, इनसे संबंधित कोई भी अगर संसद में आपको विधेयक प्रस्तुत करना है तो इसके पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ेगी, ये कहता है। उसके बाद कहता है संसद पर सलाहकार प्रकृति रहेगी, मतलब इसमें संसद। उसके बाद है बिलों में नई दिल्ली में और सुझाव के लिए विशेष राज्य, और ये कहता है कि अगर आपको ऐसा कोई नाम बदलना है तो इसके लिए आप एक बार उस राज्य से कंसल्ट करेंगे, सुझाव करेंगे। तो ये हो गई आपकी ये प्रावधान थे। ठीक है, उसके बाद अगर अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद जो 4 है ये कहता है कि जो आपका अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, ये तो आपने अनुच्छेद 2 में प्रावधान बता दिए कि नए राज्यों का स्थापना करना है और निर्माण करना है, प्रवेश करवाना है, या अनुच्छेद 3 में बता दिया सीमा, नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो ये आप कैसे करेंगे? तो यही कहता है ये आपके अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसके लिए आप अनुच्छेद 4 के तहत प्रावधान कानून बना सकते हैं। अब कहता है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 के तहत और अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। जैसे आपको मालूम हो कि हमारे संविधान में संशोधन के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है वो आपके अनुच्छेद 368 के तहत बताई गई, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि अगर आपको अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत आपको संशोधन करना है कानून के लिए, आपको अनुच्छेद मतलब जो संशोधन करने की प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 368 में दी है, उसका पालन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका बताता है कि केवल साधारण बहुमत द्वारा यह तब लागू होता है जब एक क्षेत्र को बाहर से अंदर की ओर जोड़ा जाएगा और इसके लिए दो तिहाई सदस्य की उपस्थिति और मतदान की जरूरत है। मतलब कि आपको किसी भी क्षेत्र का प्रवेश कराना है तो इसके लिए आपको साधारण बहुमत के लिए ही
आपको मतलब की ज़रूरत हो, ठीक है? उसके बाद ये आपको बताते हैं अनुच्छेद 1969 की बात एक बेरूबारी यूनियन मामले में ये बताया गया कि यदि भारतीय क्षेत्र में किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र को अगर किसी विदेशी क्षेत्र को देना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रावधान करना पड़ेगा ये। और हमने बाद में जब इनक्लेव्स का एक्सचेंज किया था बांग्लादेश के साथ तो फिर वो हमने अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत किया था। उसके बाद 2014 में वही बता रहा है कि ये इसी का प्रावधान कि 2014 में जब हमने भारत बांग्लादेश समझौता किया जिसके जो कि 100वां संविधान संशोधन था, ये विशेष बहुमत द्वारा कुछ भारत के हिस्से को गांवों को हमने बांग्लादेश को दे दिया। लगभग 111 थे और 51 गांव थे बांग्लादेश के जिसे हम भारत ने ले लिया। और साधारण बहुमत द्वारा बांग्लादेश के कुछ हिस्से को ले लिया। मतलब जब हमने दिया तो उसके लिए विशेष बहुमत का प्रावधान किया और जब हमने अधिग्रहण किया तो अधिग्रहण के लिए आपको साधारण बहुमत की जरूरत है, ज्यादा की नहीं। अब आगे अगला ही ये आपका भाग हो गया। अब क्या है को भाषाई प्रावधान के लिए कई आयोगों का गठन किया गया कि भारत की भाषा या राज्यों की भाषा इसको लेकर के। तो पहला था एसके धार आयोग, ये 1948 में बना और ये आजादी के जस्ट बाद बना, संविधान लागू होने के पहले। तो एसके धार क्योंकि आपको संविधान निर्माण कर रहा था तो आपको ये लिखना था ना कि राष्ट्र की भाषा क्या होगी, राज्य भाषा, ये सबका प्रावधान करना है। तो हमने सबसे पहले एसके धार आयोग किया 1948 में। ये भाषाई आधार पर मॉडल को खारिज करता, किसने बोला कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, जो कि मांग ही चल रही थी कि नहीं आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, आंदोलन चल रहे थे। तो एसके दर ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठित करना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी रिपोर्टें आई, इसमें भी खूब आंदोलन हुआ। उसके बाद सरकार ने जेवीपी समिति का गठन किया। जे यानी जवाहरलाल नेहरू, पी यानी पट्टाभी सीतारामैया और जे बी पी और भी यानी आपका इसके सदस्य थे आपके ये हो गए वल्लभ भाई पटेल। तो तीन इसके सदस्य थे, ठीक है ना, तीन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसका गठन भी एसके धर समिति के बाद 1948। इसमें भी राज्य का गठन भाषाई के आधार पर खारिज, मतलब जो चीज एसके धर समिति ने रिकमेंडेशन दी थी वही का समर्थन आपका जेवीपी समिति ने भी किया। उसके बाद फिर आंदोलन और उग्र हो गया। उसके बाद आपके 1953 की एक घटना बताता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश के एक पट्टाभी श्रीरामुलु व्यक्ति थे, नेता थे, उन्होंने आमरण अनशन में बैठ गए मतलब भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने के लिए। और इन्होंने 56 दिन तक आमरण अनशन किया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुआ तो आंदोलन और उग्र हो गया। तो इनकी मृत्यु के बाद हमने एक पहला जो भाषाई आधार पर गठन किया था वो था आंध्र प्रदेश, जो कि सितंबर अक्टूबर 1953 में गठन किया था तेलुगु भाषा क्षेत्र के रूप में आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। उसके बाद जब ये हुआ, उसके बाद जब आंध्र प्रदेश का हमने भाषाई आधार पर गठन कर लिया तो फिर और स्थानीय स्तर पर कई और आंदोलन, जैसे गुजरात में आंदोलन गुजराती को लेकर, कर्नाटक में कन्नड़ को लेकर, तमिलनाडु में तमिल को लेकर के और आंदोलन हो गया कि हम आंदोलन करेंगे। तो जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ वैसे हमारे राज्य का भी गठन हुआ। तो इन आंदोलन को देखते हुए फिर आपका सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग में ये आपके 3 सदस्य, फजल अली अध्यक्ष थे, के एम पनिक्कर थे और आपके एच एन कुंजरू थे, ठीक है। अब इसमें ये माना गया कि ठीक है आप एक एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को खारिज, इसने देखिए इसने बोला कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं कि आप तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु कर देंगे, कन्नड़ भाषा के आधार पर कन्नड़ कर, नहीं ऐसा वो उसने मना करी। लेकिन उसने ये बोला कि जब राज्यों का गठन किया जाए तो उसको भाषाई आधार को स्वीकार किया, मतलब राज्यों का गठन करने में भाषा के आधार पर ये उसका एक प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पूरा एक राज्य ही एक भाषा पर गठित करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये फजल अलग आयोग की सिफारिश को मान लिया गया और इसे फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में स्वीकार किया गया। और आपका इसी के तहत फिर आगे चल के संविधान का 7वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब जो नए राज्य इसके अंतर्गत 14 नए राज्यों का गठन था उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूरी तरह से राज्य 1 नवंबर 1956 में जो आपका आंध्र प्रदेश उसका फिर से गठन किया गया। 56 में आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र 1960, गुजरात आगे चल के ये आगे बता रहे हैं। 1956 के बाद जो 14 राज्य बने थे उसके बाद आगे चल करके आज आज आपको मालूम 28 राज्य देश में। तो ये कैसे जुड़े हैं तो इसकी बात बता रहा है। तो जो महाराष्ट्र है 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर 1972 में और त्रिपुरा 1972 में। उसके बाद सिक्किम, ये से जुड़ा। उसके बाद सिक्किम को लेकर के क्या आपको मालूम है सिक्किम पहले अलग एक देश था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। वहां पे चुग्याल राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन सिक्किम की जनता ने खुद ही बोला कि नहीं हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो उसके लिए
1975 में पहले चुग्याल राजवंशों का शासन था, फिर एसोसिएट राज्य का दर्जा हमने हमने संविधान के अनुच्छेद 2(1) जोड़ा, जिसमें हमने 35वां संविधान संशोधन करके मतलब 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद आर्टिकल 2(1) जोड़ा और हमने आ, आ, सिक्किम को एसोसिएट राज्य सहायक राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद वहां पे पूर्ण राज्य का दर्जा अगले 35 के बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद आपको मालूम है कि जो गोवा आपको 1987 में पहले केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद 56वां संविधान संशोधन द्वारा उसे हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। फिर अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना और मिजोरम 1987 में बना। उसके बाद 2014 में आपका उसके बाद 2000 में भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य का गठन हुआ, उत्तराखंड का गठन हुआ। उसके बाद आपका 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तो ये सब थे आपके राज्यों के गठन का राज्यों का गठन का सन और संशोधन। चलिए, उसके बाद आपको मालूम है कि भाग 2, देखिए भाग 2 को लेकर के आपको मालूम है भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और इसके लिए देखिए नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान जिसमें आपका अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का प्रावधान तो संविधान में कर दिया गया, लेकिन ये बोला गया कि आगे चल करके संसद अपना कानून बनाकर नागरिकता के प्रावधानों को रेगुलेट कर सकते, तो उसके लिए आगे चल करके नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, ये संसद ने बनाया था। और जो उस समय संविधान में नागरिकता संबंधित जो प्रावधान जोड़े गए थे वो स्पेशल भारत से जाने वाले पाकिस्तान में नागरिकों से संबंधित या पाकिस्तान से आने वाले भारत के संबंध में नागरिकता संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बोलता है कि संसद द्वारा बनी मतलब कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून होगा ये संसद बनाएगी, ठीक है। इसके तहत 5 से 11 अनुच्छेद दिए, 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक का प्रावधान है। फिर ब्रिटेन से ली गई एकल नागरिकता, आपको मालूम है कि एकल नागरिकता होगी। उसके बाद अनुच्छेद 5 क्या प्रावधान करता है कि संसद के प्रारंभ में नागरिकता की संसद जैसे ही संविधान लागू होगा तैसे ही सबको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद है कि अधिवास अनिवार्य होना का मतलब ये है कि अधिवास का मतलब है कि वहाँ भारत में रहना अनिवार्य हो। उसके बाद ये कहता है कि इनमें से कोई एक, जैसे कि आपको नागरिकता चाहिए तो कोई एक, जैसे कि कोई भारत में जन्मा हो, जिसका जन्म भारत में जाएगा उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, या भारतीय मूल के माता पिता में से कोई एक हो, या माता पिता में कोई अगर भारतीय मूल का है तो नागरिकता मिल सकती है, और कम से कम 5 वर्ष की सामान्य निवास, कोई 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, अनुच्छेद 5 का। उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अब जैसे आपको मालूम है कि आपका जब जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान भी स्वतंत्र हो गया 14 तारीख को, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। तो अगर कुछ लोग जो कि पाकिस्तान में हैं लेकिन वो चाहते कि नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहते, वो भारत आना चाहते, तो ऐसे उन व्यक्तियों के लिए ये बता रहा है कि जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता का अधिकार होगा। उसी तरह सेम टू सेम पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार मतलब कि ये है कि जैसे कि मान लीजिए भारत का कोई भी व्यक्ति था जो कि भारत में रहता था, फिर उसको लगा कि हम पाकिस्तान चले जाए तो वो पहले पाकिस्तान चला गया, ठीक है। लेकिन उसको फिर कुछ दिन में रहने के बाद समझ में आया कि वो, हालांकि इसमें डेट निर्धारित की गई थी उस तक, कि उसको लगा कि नहीं पाकिस्तान में हम गलत आ गए हैं, हमें भारत में ही चलना चाहिए, हम भारत के हैं, तो फिर वो भारत आ सकता था। ऐसे जो प्रवासी होंगे उनको भी हम नागरिकता का प्रावधान उसके साथ के तहत। फिर अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, तो मतलब भारत से बाहर कोई रहता है जैसे कि ब्रिटेन में रहता है, अमेरिका में रहता है, वो भारतीय मूल, तो वो भी अपनी नागरिकता संबंधित प्रावधान है। फिर कहता है कि आगे कि अनुच्छेद 9 कहता है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक, की अगर मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं आगे चल करके अमेरिका चला गया और मैंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, जैसे ही मैं अमेरिका का नागरिक हुआ वैसे ही भारत की नागरिकता खत्म मेरी, ठीक है ना। मतलब आप भारत का नागरिक होने के साथ किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना, कि ये नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी, मतलब संसद आगे चल के कानून बना करके इस नागरिकता संबंधी प्रावधानों को बना सकती है। उसके बाद है जैसे 1955 में हमने नागरिकता बनाया तो अधिग्रहण के मामले में कि जन्म से बना दिया, पंजीकरण द्वारा, प्रकृतिकरण द्वारा कि जन्म से कोई व्यक्ति हुआ तो वो हो गया,
फिर कहता है कि कोई अगर भारत के बाहर पैदा हुए लेकिन भारत नागरिक है, कि जैसे कोई भारत के माता-पिता थे, भारतीय हैं, भारत का नागरिक भारत बाहर पैदा हो गए तो वो भी नागरिक। फिर पंजीकरण कोई आकर के यहाँ 7 वर्ष रह लेता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर प्रकटीकरण कि प्रकटीकरण द्वारा कि कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में 12 वर्ष से रह रहा है, तो फिर वो धीरे-धीरे कह देगा कि मेरा नेचुरलाइज़ेशन होगा, फिर उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। फिर अगर अगला कहता है कि प्रदेशों का समावेश करना, कि मान लीजिए कोई सिक्किम हो गया, जैसे सिक्किम हो गया। अब सिक्किम पहले राजा रजवाड़ा का भारत का था, फिर अगर हमने सिक्किम को जब हमने ऐड किया भारत में, तो जो सिक्किम के लोग हैं वो अचानक ही भारत के नागरिक अपने से भारत के नागरिक हो गए। मतलब कि अगर कोई भी क्षेत्र जिसका हम अधिग्रहण करते हैं तो वहाँ का जो लोग है वो भी भारतीय अपने से बन जाएंगे। तो यही बोलता है कि प्रदेश का समावेश द्वारा भी नागरिकता दे दी जाए। उसके बाद ये खोना कि किस तरह हम त्याग सकते हैं, तो हम खुद ही अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं किसी, या समाप्ति द्वारा बिना किसी बिना सूचना दिए स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता। आप या तो अपने से छोड़ दो कि नहीं भाई हम नागरिक में, फिर या फिर आप दूसरे अमेरिका की नागरिक ले लोगे तो वैसे ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। अभाव द्वारा कि आपने दस्तावेज, आपने पहले नागरिकता प्राप्त कर ली थी लेकिन बाद में जांच हुई तो पता चला आपने गलत दस्तावेज किया यूज दिया है, तो इस सब का जब जांच होगी तो उसके द्वारा आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो ये थे दोस्तों आपके भाग 1 और भाग 2 के जो भी संविधान है। मैंने इसमें ज़्यादा आपको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपकी रिवीजन सीरीज है, तो हमने आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पे आपको याद करने के लिए बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।